प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स मैंने कहा है जैसा कि हम आदिकाल से 50 प्रश्नों का संग्रह लाऊँगी मैं लेकर आऊँगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा के लिए और मैंने ये भी कहा है कि हम एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो ये प्रश्न आप समझ लो कि जो क्वेश्चन है, हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आज 50 प्रश्नों का संकलन लिया है। ये जो संकलन है तो यूजीसी नेट जेआरएफ सेट के लिए तो है ही, पीजीटी का डिफ़िकल्टी लेवल है, ईएमआरएस का डिफ़िकल्टी लेवल है ना? जो 2021 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनका कौन-सा प्रश्न कैसा किस टाइप का पूछा जाएगा, बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहें। मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। आदिकाल का ऐसा भी कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो, है ना? मैंने सभी टॉपिक को लिया है, तो मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल बेहतर प्रश्नोत्तरी करें और वीडियो के साथ चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक बात कहना चाहूँगी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर अवश्य किया करें, है ना? क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, तो आप इसको एक-दूसरे अपने मित्रों को शेयर किया करें और यदि आदिकाल से आज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, किस टाइप का प्रश्न आता है, कहाँ-कहाँ से प्रश्न आता है। तो देखिए पहला प्रश्न आता है कि किसके शासन काल में माने किसके काल विभाजन और नामकरण में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है। ठीक है, जिन्होंने नेट का पहली बार एग्जाम दिया है वो शायद इस प्रश्न से अवगत ना हो सके, लेकिन जो दूसरी तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं बताना चाहूंगी कि उनको पता है कि अभी एनटीए ने पिछले वर्ष जो हमारा एग्जाम हुआ था उसने कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा था कि ब्रज का कृष्ण काव्य किसके काल विभाजन और नामकरण में समाहित है ना? कुछ मित्रों ने सही जवाब दिया, कुछ ने गलत जवाब दिया। बहरहाल यहाँ पर हम कर रहे हैं अब उन्हीं कुछ हूबहू उस प्रश्न के पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन हमारा राइट आंसर होगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा का देख लीजिएगा, थोड़ा-सा मिश्र बंधुओं का देख लीजिएगा, आप थोड़ा-सा बच्चन सिंह का देख लीजिएगा और राम स्वरूप चतुर्वेदी का देखिएगा फ्रेंड्स कि इन्होंने टाइम पीरियड क्या माना है ना? या क्या-क्या नाम से संबोधित किया है काल विभाजन और नामकरण को, है ना? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आदिकाल के नामकरण के रूप में असंगत युग्म चयन करना है। अब यहीं पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे मित्र हैं पीजीटी वाले पूछते हैं कि मैम डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता है? तो आपको बता दूँ यदि यहीं पर प्रारंभिक चरण को हम पूछ लेते एक-एक करके, है ना? पूछता कि अपभ्रंश काल को किसने आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? या पूछा जाता कि बीज वपन काल किसने कहा आदिकाल को? या पूछा जाता कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा आदिकाल को? ये हो गया सामान्य सा प्रश्न जो कि टीजीटी, पीजीटी के लिए पूछा जाता है ना? अब जो हम यूजीसी नेट की बात करें, तो नेट में जो प्रश्न है वो कुछ डीप होता है। तो आदिकाल के नामकरण के रूप में असंगत बताना है। यहाँ पर गणपति होना चाहिए था, गणपत है, ठीक है? आप लगा लेना गणपत चंद्रगुप्त होना था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बता दूँ, हमारा ई नंबर करेक्ट है, जयकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नहीं कहा है, जबकि जयकाल रमाशंकर शुक्लरसाल ने कहा है आदिकाल को, है ना? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य है। यहाँ से बता दूँ फ्रेंड्स इस टॉपिक से कम 10 प्रश्न बनते, ठीक है? केवल मैंने आज कहने को आपके पास 50 प्रश्न हैं, वो 50 प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आज आप 100 प्रश्नों जैसा कवर करेंगे। यहाँ से आप 100 प्रश्नों जैसा आप कवर करेंगे, केवल ये नाम मात्र को 50 हमने इसका नाम लिया है। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स बता दूँ लास्ट में मैंने पंक्तियाँ भी ली हैं। आपको पता है कि आदिकाल से पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको ले लिया है। आप वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें और अगला प्रश्न आता है कि सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? अब ये प्रश्न पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है ना? ऐसा प्रश्न शायद ही आपको किसी ऐसी बुक में मिले। तो तो इसका जो प्रस्तोता विद्वान हिंदी का प्रथम कवि दोनों मिलाकर जो प्रश्न बनते हैं, तो और 3-4 ऐसे हमारे विद्वान हैं जिन्होंने बताया है, किसी ने सराहपा को कहा, किसी ने अब्दुल रहमान को कहा, किसी ने स्वयंभू को कहा, किसी ने पुष्यदंत को कहा है, तो हमने यहाँ सालभद्र सूरी को लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है गणपत चंद्रगुप्त होना चाहिए, है ना? गणपत चंद्रगुप्त होना चाहिए था। ये हमारा डी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए अगला फिर से देख लेते हैं। अब प्रश्न आ गया कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है आचार्य शुक्ल है, ठीक है। आचार्य शुक्ल हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर है। आप इन प्रश्नों को फ्रेंड्स बड़े ध्यान से देखिएगा और एक बात कह दूँ, इन प्रश्नों को आप थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ करके आप सोचें कि आपका आंसर क्या होना था, है ना?
आप पेन कॉपी लेकर बैठे, आप ऐसे क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने क्या लगाया है ना, क्वेश्चन नंबर का एक का आपने बी लगाया, सी लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, इसके बाद आप मेरे आंसर को मिलान करें, है ना। तो मैं थोड़ा सा 2 सेकंड आपका टाइम दूंगी कि अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ऐसा करते चले जाएं, ताकि आपका जो लेवल है आपको पता चले कि एक आदिकाल आपका कितना तैयार है। क्योंकि मित्रों ने कहा है कि मैम अलग-अलग टॉपिक से आप वीडियो बनाएँ, तो मैं अलग-अलग टॉपिक से 50 या कोशिश 50 ही करूँगी, बट जितना हो सकेगा मैं लाऊँगी प्रश्नोत्तरी, लेकिन बेहतर लाऊँगी। जहाँ से प्रश्न बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो आपके आगामी परीक्षा में आएँगे, वहाँ से प्रश्न लेकर मैं आ जाऊँगी, है ना? तो हमने देखा कि यहाँ पर ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स याद रखना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग भी घोषित किया है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना? ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न अब आप देख लो, प्रश्न को पढ़ लो, आप सोचो आपका आंसर क्या होगा, वीडियो को आप पॉज़ कर लो। उम्मीद करती हूँ आप बड़ी ईमानदारी से प्रश्नोत्तरी को करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट यदि आप कहीं नहीं लगा पा रहे हैं या किसी कारणवश आपने किसी का पेड कोर्स जॉइन नहीं किया है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़कर भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं। है ना? तो 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने कहा? है ना? उम्मीद करती हूँ आपने अपना आंसर फ्रेंड्स लगा लिया है। मैं यहाँ पर अपना राइट आंसर शो करना चाह रही हूँ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, हरदेव बाहरी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आप इस प्रश्न को बिल्कुल आप इस प्रश्न को देख लीजिए पहले अच्छे से कि अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना प्रश्न बिल्कुल लगा लिया है। अब मैं आंसर बिल्कुल बता रही हूँ आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बता दूं, मुनिराम सिंह, है ना। मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा गया है। ठीक है, माफी चाहूंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न का हमने टाइप नहीं किया है। अब मैं चाहती हूँ कि 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर सभी मित्र दें, जितने लोग देख रहे हैं सभी दें कि शिव सिंह सेगर ने भाखा की जड़ किसको कहा है। ठीक है, शिव सिंह सेगर ने भाखा की जड़ कहा है किसको, किसके लिए यह भाखा की जड़ संबोधित किया है, किस कवि के लिए या किस कवि की रचना के लिए, जो भी आपकी बात समझ में आएगी आप बिल्कुल आंसर टाइप कर देना, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देखिए, हम देखेंगे क्या होगा। सही अनुक्रम हमें बताना है, सही अनुक्रम में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने फ्रेंड्स आंसर लगा लिया है। हमारा जो 8 का करेक्ट आंसर है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। पहले आता है दोहा कुश, श्रावकाचार्य, संदेश रासक, फिर आता है कीर्तलता, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा आ गया 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है तो कौन नहीं है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर। ठीक है, बी नंबर करेक्ट है। हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के नहीं 10वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। यहीं पर आप ये भी याद रखना कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, हेमचंद्र को ही प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। फिर आप ये भी याद रखना कि हेमचंद्र जो है अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य माने जाते हैं। इनका सिद्ध जो शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण है उसको भी आपको याद रखना है। इनके अन्य कुछ ग्रंथ हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप फ्रेंड्स याद रख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी इस प्रकार का बनता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रचनाएं किसकी हैं ये तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। फिर इनके कुछ विषय वस्तु है ना, काव्य का रूप क्या हो सकता है, इनका क्या है ना। यदि आपने पढ़ा है तो बखूबी आप इसका आंसर दे पाएंगे। हम चाहते हैं कि आपने आंसर लगाया होगा, आपने लगा लिया। आप मुझे बताना कि 50 प्रश्नों में आपको कितने का नॉलेज था, कितना आप सही कर पा रहे हैं। यदि आप ही देखो 10 प्रश्न पर ही हैं, अभी वक्त है, आप जल्दी से अपने बिस्तर अपना छोड़ो, जगह छोड़ो जहाँ पर बैठे हो, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, अभी भी वक्त है। आप 10 प्रश्न से ही स्टार्ट करना शुरू करो, या तो वीडियो को शुरू से फिर से देखना स्टार्ट कर दो और देखना कि आप कितना लगा पाते हैं ना। 100 में से सॉरी 50 में से यदि आप 35 करते हैं तो मान लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर का। हम देख रहे हैं कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन है। बिल्कुल ए नंबर करेक्ट है ना। ए नंबर करेक्ट है। कुवलय माला कथा क्या 9वीं शती है। राउल बेल 10वीं शती है। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती है और वर्ण रत्नाकर जो है हमारी 14वीं शती का ग्रंथ है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिए फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आपने भी उत्तर सही लगाया होगा। आप थोड़ा इस प्रश्न को देखिए और सही उत्तर आप चूज कर लीजिए। ठीक है, चूज करिए कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अब मैं थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लें
और देख लें कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो बी नंबर हमारा करेक्ट है, स्वयंभू है। फिर अगला देख लेते हैं, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप सबको पता है, बड़ा सरल प्रश्न है। ये प्रश्न किसके लिए है, नेट में तो हमारे आए हुए प्रश्न है, लेकिन जो पीजीटी वाले हमारे मित्र हैं, सभी पीजीटी हिंदी वाले हैं, आप मान के चलो ये आपका डिफिकल्टी लेवल चल रहा है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट फ्रेंड नहीं बनेगा प्रश्न। आज की वीडियो यदि आपने देखा है तो ईएमआरएस के परीक्षार्थी जितने हमारे मित्र हैं, वो ऐसे प्रश्न यदि करते हैं तो जैसा भी प्रश्न यदि बनेगा डिफिकल्टी लेवल का, वो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा पेपर। तो करेक्ट हमारा आंसर हो गया पृथ्वीराज रासो। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, मैं जानती हूँ कि आपने चूज कर ही लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डिंगल करेक्ट है, ठीक है, सी नंबर हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो हेमचंद्र है ना, बी नंबर हमारा करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि खालिक बारी किसकी रचना है। ठीक है, खालिक बारी किसकी रचना है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आंसर फ्रेंड्स लगाया होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है कौन है, अमीर खुसरो हमारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखती हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा युग्म संगत है ना, कौन सा संगत है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं, खासकर हमारे नेट के एग्जाम में संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है, ये ज्यादा ज्यादा इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक ही संगत है, बाकी सभी असंगत है ना, ए नंबर हमारा संगत है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। ठीक है, आप अब अपना आंसर चूज कर लीजिए, उम्मीद करती हूँ आपने फ्रेंड्स चूज कर ही लिया होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है राजस्थानी साहित्य, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न इस तरह का बनता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। अब ये आपको याद रखना है कि किसने रास से मानी है, किसने रसायन से मानी है ना, किसने रासक से मानी है, किसने रासव से मानी है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखना। ऐसा ना हो कि आप ना कुछ और पढ़ने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भूल जाए, है ना। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हम जानते हैं कि आचार्य शुक्ल ने माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने रसायन से माना है, और सबसे ज्यादा यही यही मान्य है। ठीक है, सर्वमान्य भी यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है 20 नंबर। देखो एक प्रश्न ये बनेगा, ठीक है, जितनी रचनाओं को हमने लिया है क्रमानुसार लगाने के लिए, तो उनको आप बिल्कुल मत भूलिए, हो सके तो उनको बिल्कुल एक तरफ आप नोट करके रखें। 8-10 हैं जो कि क्रमानुसार प्रश्न बनने के चांस हैं इस आदिकालीन से, और कुछ प्रश्न है जो कि पंक्तियां पूछी जाती है, उनको भी मैंने ले लिया है। कौन है प्रश्न जो एकल पूछे जाते हैं, एक एक करके करके, तो उनको भी मैंने प्रश्न को लिया है, तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। प्रश्न है आदिकालीन रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, उम्मीद करती हूँ आपने चूज कर लिया है। राइट आंसर है ए नंबर भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूल भद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, है ना, हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, तो क्या है, फारसी हिंदी शब्दकोश। ठीक है, 21 का हमारा सी नंबर करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यापति के संबंध में बहुत लोगों ने विद्यापति को कई नामों से संबोधित किया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल विद्यापति को आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि विद्यापति ने स्वयं को ही कहाड़ी कहा है। ठीक है, इन्होंने अपने को कहाड़ी कहा है, अपनी भाषा को अवहट्ट भी इन्होंने कहा है ना। तो विद्या की पति के संबंध में कुछ विद्वान कोई श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहते हैं, कोई नागिन की लहर कहते हैं, कोई जातीय कवि कहते हैं। कुछ लोगों ने इनको जयदेव, अभिनव जयदेव कहा, कुछ ने कवि शेखर कहा, कुछ ने कवि रंजन कहा, कवि कंठहार कहा, दशावधान कहा, किसी ने पंचावन कहा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ बताना है केवल ये कि विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना, है ना। उम्मीद करती हूँ आपने आंसर चूज कर लिया है, तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, है ना। और यहाँ से प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में, है ना, कौन इनको श्रृंगारी कहते हैं, कौन भक्त कहते हैं, कौन रहस्यवादी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिए। विद्यापति जी का जन्म समय याद रखना ही है, रखना। साथ में इन्होंने जो 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है, उनको रखना है कि कौन से ग्रंथ जो संस्कृत भाषा के हैं वो आप याद रखिए, अवहट्ट भाषा में कौन कौन सी हैं, और कौन से ग्रंथ मैथिली भाषा में है, ये बिल्कुल आप याद रखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट ये भी है कि विद्यापति के संबंध में आचार्य शुक्ल के कुछ कथन है वो इंपॉर्टेंट है, तो बताना, तो कथन के लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। बाकी अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है कि हमें कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का यहाँ पे सही अनुक्रम देखना है, बताना है कि क्या है। तो जो हमारा 23 नंबर है, 23 का हम जानते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर है, ठीक है। पहले आता है पहुँचरु, खुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर आ गया कि राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो बताना चाहूंगी यहाँ पर राइट आंसर आपने चूज कर ही लिया है, ए नंबर हमारा करेक्ट है, ठीक है। कीर्तिरथा, भू परिक्रमा, पुरुष परिक्रमा, कीर्ति पताका। फिर आगे देख लेते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। यह कथन आचार्य शुक्ल के आदिकालीन साहित्य में किस प्रकरण से लिया गया है, ठीक है। आपने देखा कि जब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम होना स्टार्ट हुआ तो एनटीए ने प्रश्नों का पैटर्न चेंज किया है ना। ऐसा प्रश्न पहले बनता था लेकिन इतना नहीं बनता था। तो अभी अपभ्रंश का आपको देखना है कि अपभ्रंश साहित्य किस प्रकरण में है, या प्रकरण 4 का टॉपिक क्या है, प्रकरण 2 का टॉपिक क्या है, प्रकरण 1 का टॉपिक क्या है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है बता दूं 25 का बी नंबर करेक्ट है कि प्रकरण 2 से लिया गया कथन है, ठीक है। आप प्रकरण 2, 3, 4, प्रकरण 2, 3, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देख लेना आप। अगला प्रश्न आता है कि यह फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार हैं और अपने समय के नामी कवि थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर चूज कर लिया होगा, है ना। यहाँ पर आपको पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, साथ ही साथ आपको विद्यापति और अमीर खुसरो को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है आचार्य शुक्ल के कथनानुसार। तो अमीर खुसरो हमारा राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखो फिर से आ गया है ना, मैंने इसको वन लाइनर लिया है कि योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देशी नाममाला किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो हेमचंद्र की है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, यह कथन किसका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर को चूज कर लिया है। यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ कौन है, ये जो कि पीजीटी टीजीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारे यूजीसी नेट में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो संदेश रासक है, अब्दुल रहमान का संदेश रासक। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लेना, इसका जो करेक्ट आंसर है कीर्तिलता है, ठीक है, कीर्तिलता है। अब आप बताना मुझे सुख सुखी संवाद में किस रचना को लिखा गया है, ठीक है, बता देना, सभी लोग सभी मित्र बताएंगे इसका आंसर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है हमारा कि निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि स्वीकार नहीं किया है। मैंने कहा था कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हर प्रसाद शास्त्री हैं, शुक्ल जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये लोग श्रृंगारी कवि मानते हैं, लेकिन श्याम सुंदर दास क्या है, श्याम सुंदर दास जी विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं, ठीक है। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबू ब्रजनंदन सहाय जो है इन्हें भक्त कवि मानते हैं, जबकि ये जो है ये तीनों एबीसी इनको श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। तो हमने पूछा कि श्रृंगारी कवि किसने स्वीकार नहीं किया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है ना। कुछ लोग इन्हें रहस्यवादी भी मानते हैं, थोड़ा सा आप देख लेना कौन कौन है। आगे हमारा प्रश्न बनता है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किस आलोचक का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कथनानुसार प्रश्न बनते हैं। तो मैंने आदिकाल का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है कि जहां से प्रश्न छूट जाए, सबको लिया है मैंने। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 32 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन पर कि खट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया, यह पंक्ति किसकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चंद्रबरदाई की है। फिर आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसकी रचनाओं में मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सरहपा सही है, ए नंबर सही है, ठीक है, 34 का ए नंबर सही है। बता दो फ्रेंड्स, आप वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें, क्योंकि आज का जो लास्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50वें नंबर पर
वो बिल्कुल आपके लिए चैलेंज प्रश्न मैंने लिया है, ठीक है। चैलेंज इसलिए है क्योंकि उस प्रश्न को मैं अभी जिक्र उसका कर किए दे रही हूँ कि आपको बताना है, प्रश्न भी याद नहीं आ रहा, बताना था कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने किसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है, ठीक है। बताना है सभी मित्रों को, ये चैलेंज प्रश्न है आज का, 50 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है। मैं अभी जिक्र किए देती हूँ कि ताकि आप बिल्कुल इसका आंसर राइट दे सभी मित्र, ठीक है। 50 नंबर एक चैलेंज प्रश्न आज मैंने लिया है कि किसकी भाषा को विश्वनाथ त्रिपाठी ने संक्रांतिकालीन भाषा कहा है ना। चलते हैं अगला लेते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सवर्पा की है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, योगचर्या, चर्या पद, अक्षर विकोष पद या दोहा कोश, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप याद रखें कौन किसकी रचना है। तो सवर्पा की रचना यहाँ पर है कौन सी, चर्या पद है, ठीक है। चर्या पद जो है वो सवर्पा की रचना है। आगे देख लेते हैं, है ना, अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं। 35 नंबर हमारा हो गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है, हाँ 36 नंबर क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। मैं जानती हूँ अक्सर ये प्रश्न मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया भी है, वहां पर बहुत सारे मित्र हैं जो कि आचार्य शुक्ल को बताते हैं, पर यह कथन आपने बताना है किसका है। तो ये जो कथन है हजारी द्विवेदी का है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना राइट आंसर पहले ही चूज कर लिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि जय मन पवन संचर रवि शशि नाहि प्रवेश, यह पंक्ति किसकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर करेक्ट है, सराहपा की। अब फ्रेंड्स मैंने केवल पंक्तियों को लिया है, ठीक है। कौन, क्योंकि पंक्तियां 2 या 3 पूछी जाएंगी, ठीक है। 2 पंक्तियां आप मान के चलो कि आदिकाल से पूछी जाएंगी, और आदिकाल से बता दूं सबसे ज्यादा प्रश्न 3 प्रश्न कम से कम, और 5 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 5 प्रश्न बनेंगे और ये 10 नंबर। आज इस 50 नंबर के प्रश्नों में आज आपका 10 नंबर पक्का है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो को देखना बड़े ध्यान से। अब हम देखते हैं अपने पंक्तियों को। पंक्ति है कि भल्ला हुआ जो मारिया, हेमचंद्र की पंक्ति है। अब हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अगला है देसिल बयाना सब्जन मिठा विद्यापति की, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है कावा तरुवल पंच बिडाल लुइपा की है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स ये नहीं भ्रमित किया है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन लेती फिर मैं आपको बताती पढ़ पढ़ के, मैंने ये राइट आंसर लिया है ये बताने के लिए कि आपको ये पंक्तियां याद रखनी है, ठीक है। याद ही नहीं बल्कि रट लेनी है। इतनी जो पंक्तियां हमने ली है ना इसको आपको रटना है, ठीक है। तो कावा तरवर पंच बिटाल किसकी है, लुइपा की पंक्ति है। फिर आपको याद रखना है कि विजय घोर निशान रान चौहान चौहदिस किसकी है, पृथ्वीराज रासो से ली गई पंक्ति है। फिर आपको आगे याद रखना है विद्यापति की एक और पंक्ति की सरस बसंत समय भल पावल, ठीक है। ये आपको विद्यापति की एक पंक्ति आपको याद रखनी है। यहीं पर एक पंक्ति विद्यापति की और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि देसिल बैना सब्जन मिठा, ठीक है। ये तो है ही। एक और है कि बाल चंद विज्ञाबहु भाषा दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा, ठीक है। ये भी आप पंक्ति थोड़ा इसको आप याद रखना फ्रेंड्स। अमीर खुसरो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्यापति और अमीर खुसरो सरापा सबरपा कड़ापा, ठीक है। ये 3-4 हैं जिनको आपने याद रखना है। खास ही आपको देवसेन को भी याद रखना है, जगनिक है, इनका भी 1-2 पंक्ति है, आप याद रख लेना। तो यहाँ मैंने जिसका लिया है आप देख लीजिए, ठीक है। मीर खुसरो मेरा जोब ना नवेलरा, ठीक है। यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है, नवेलरा भयो है गुलाल, इसको याद रखिए। फिर ये 44 नंबर पे पंडी सल सत बखान देहे रुद्र बसंत न जाने, सरापा किसको भी याद रखिए। आगे डोम्भिपा का मैंने लिया है, डोम्भिपा गीत से लिया गया है कि गंगा जमुना माझे बहरे नाई, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला आता है जगनिक का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 12 बरस लोग कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्र जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है मित्रों। आगे गोरखनाथ की 3-4 पंक्तियां हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट लिया है कि अबधू रहिए ठाटे बाटे रूप विरज की छाया। एक बार एक इनकी पंक्ति और ही जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जोय जोय पिंडे सोय सोय ब्रह्मांडे, ठीक है। एक और है 9 लख पातर यागे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना आप इन पंक्तियों को। आगे अमीर खुसरो की पंक्ति एक ली है, बहुत बार रिपीट हुई एग्जाम में कई बार, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, अमीर खुसरो की पंक्ति है। नरपत नाल की एक पंक्ति है, ये भी एग्जाम में आई हुई है कि कड़ुआ बोल न बोलिश नार, ठीक है। नरपत नाल की है, ये देखिए 50 नंबर पर आ गए हम।
प्रश्न हमने हमें आपसे दिया था आपको कि विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने किसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है? हेमचंद्र, स्वयंभू, देवसेन या अब्दुल रहमान, ठीक है। सभी मित्र इसका इसका जवाब देंगे। बाकी सीरीज से वीडियो चलती चली जाएगी। कल भक्ति काल का मैं चाहती हूँ कि राम काव्य, कृष्ण काव्य, ठीक, को मैं अलग अलग करके लाऊं, है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, यानी जो निर्गुण धारा के जितने कवि हैं उनको अलग करूं, जितने लोग सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं उनको अलग करूं, ठीक है। तो कल की वीडियो के लिए बिल्कुल इंतजार करना फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर किया करें, है ना, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप में जहां कहीं आप जुड़े हैं उनको शेयर किया करिए। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। जल्द मिलते हैं अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।